Hello everyone. In the previous video, we determined the and in fact we derived the demand for money and उसको हमने graphically देखा था. Now in this video, we'll start with another section that is determining the interest rate. That is part one. अब ये part one क्यों है? Because इसमें हम कुछ assumptions लेते हैं और हम एक एक करके कॉम्प्लेक्स चीज को समझते हैं. फर्स्टली वी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग. तो ये आपको बाद में पता लगेगा कि हम कौन सी बेसिक चीज से शुरू करते हैं. नाउ हम इंटरेस्ट रेट कैसे पहले हम एक बेसिक चीज समझते हैं कि इन अर्लियर इन लाइक स्मॉलर क्लासेस तो हमने उसमें क्या किया था कि जब हम डिमांड सप्लाई एंड वेट सी जब हम सप्लाई एंड डिमांड का इंटरसेक्शन देखते हैं तो हम प्राइजेस को डिटरमाइन कर सकते हैं और क्वांटिटी को. ठीक है, इसके इक्विलिब्रियम से हम प्राइजेस या क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज हमें इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करना है और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर की कि हम इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं डिमांड और सप्लाई से. तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए किसी दो चीज़ों का इंटरसेक्शन होना ज़रूरी है. तो यहाँ पर जब मेरी डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे तो आई कैन डिराइव माई इंटरेस्ट रेट. नाउ व्हाट डज दिस पार्ट वन सेज? उस पर आने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड दैट अर्लियर हमने ये चीज़ पढ़ी है कि रियल वर्ल्ड में दो तरीके की मनी एग्जिस्ट करती है, दैट इज चेकेबल डिपॉजिट्स एंड करेंसी. अब चेकेबल डिपॉजिट्स को कौन सप्लाई करता है? चेकेबल डिपॉजिट्स को सप्लाई करती हैं बैंक्स एंड जो करेंसी है उसको सप्लाई करता है सेंट्रल बैंक. अब हम वन बाय वन करके इस चीज पर आएंगे. तो पहले हम समझेंगे, पहला केस हम लेंगे कि सपोज करो कि चेकेबल डिपॉजिट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ करेंसी ही एग्जिस्ट करती है. अगर सिर्फ करेंसी ही एग्जिस्ट करती है तब कैसे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होगा? अभी के लिए अगर चेकेबल डिपॉजिट्स का रूल आता है तो ऑफ कोर्स सी बात है बैंक का रूल आएगा तो वो बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी. तो कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड अ वेरी बेसिक थिंग. दैट्स व्हाई वी आर एज्यूमिंग दैट अभी इकोनॉमी में सिर्फ करेंसी है. देयर आर नो चेकेबल डिपॉजिट्स. चेकेबल डिपॉजिट्स डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. तो यहाँ पे थ्रू आउट द सेक्शन आप करेंसी की बात करते हो, आप मनी की बात करते हो, तो यहाँ पर बेसिकली आप सेंट्रल बैंक की मनी की बात करोगे. कीप दैट थिंग इन माइंड. तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डिमांड फॉर मनी कैसे डिराइव होता है, हमने उस चीज़ को ग्राफिकली भी कर लिया. अब हम सप्लाई ऑफ मनी देखेंगे और साइमल्टेनियसली ये चीज़ें देखेंगे. इनफैक्ट डिमांड फॉर मनी भी देखेंगे, सप्लाई फॉर मनी भी देखेंगे एंड इन दोनों की इंटरसेक्शन से जो हम इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं एंड उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम जो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करते हैं हम वो देखेंगे. सो लेट अस सी दैट थिंग इन इक्वेशन की फॉर्म में. वी डिड कि डिमांड फॉर मनी का फॉर्मूला जो है दैट इज डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू $y/li. हियर MD is M stands for money and D stands for demand and $y is the nominal income and li is the function of interest rate. ठीक है. जिसका यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर जो नेगेटिव साइन भी होता है दैट रिप्रेजेंट्स द in negative relationship between the demand for money and interest rate. Right? Earlier we did this. Now comes in picture the supply of money. अब यहाँ पर मनी की सप्लाई कौन कर रहा है? मनी की सप्लाई करता है सेंट्रल बैंक. अब वो जो सप्लाई करता है सेंट्रल बैंक मनी की वो फिक्स्ड होती है. कीप दिस थिंग इन माइंड ऑल्सो. जो सप्लाई करता है सेंट्रल बैंक मनी की वो भी फिक्स्ड होती है. अब उसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो अज्यूम सपोज कर रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई करता है वो M के इक्वल है. तो जो मेरा सप्लाई ऑफ मनी है, जैसे हमने MD को डिमांड फॉर मनी लिखा था, M स्टैंड्स फॉर मनी एंड D स्टैंड्स फॉर डिमांड. तो अगर मैं D को
एस से रिप्लेस कर दूं तो दैट विल बी माई सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, एंड वी आर सपोजिंग दैट सेंट्रल बैंक जो मनी की सप्लाई करता है दैट इज इक्वल्स टू एम, दैट इज फिक्स्ड फॉर नाउ। ओके, नाउ हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहता है? फाइनेंशियल मार्केट्स में इक्विलिब्रियम कब होता है? जब मेरा सप्लाई डिमांड के इक्वल हो। नॉर्मल भी ऐसे ही होता है ना कि जब मेरा सप्लाई डिमांड के इक्वल होता है तो यूजुअली जो है दैट इज वेयर माय इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट्स। तो अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करती हूँ, अगर मैं मनी मार्केट की बात करती हूँ, तो वहां पर भी मेरा जो है जब मनी सप्लाई, मनी, अब यहाँ पर एडिशनल चीज क्या ऐड होगी सप्लाई के साथ? मनी। जब मेरा मनी सप्लाई और जब मेरा मनी डिमांड एक दूसरे की इक्वल होगा तो आई विल अटेन माई इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब इसको नोटेशंस की फॉर्म में रखते हैं। मनी सप्लाई को हम डिनोट करते हैं एम एस से, एम विद द सबस्क्रिप्ट एस, एंड मनी डिमांड को हम डिनोट करते हैं एम डी से, एम विद द सबस्क्रिप्ट डी, दैट D represents demand, S represents supply and M represents money. Clear? इसको हमने मनी डिमांड को, डिमांड फॉर मनी की इक्वेशन को हमने दे दिया 1 नंबर। मनी सप्लाई को जो हमने M के फिक्स्ड माना है कि सेंट्रल बैंक सिर्फ M अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई कर रहा है, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। और जो हमने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया है कि मनी सप्लाई जब मनी डिमांड की इक्वल होता है तब हमारा इक्विलिब्रियम होता है, तो उसको हमने 3 इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हमने देखा था, अब इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हमने देखा था कि मनी सप्लाई मेरा एम के इक्वल है, तो पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर लो कि मनी सप्लाई एम के इक्वल है, राइट? फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 3 हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में डाला तो मेरे पास एम इज इक्वल्स टू एम डी आ गया। तब भी देखो मनी सप्लाई मनी डिमांड के इक्वल है, और हमने मनी डिमांड को क्या निकाला था? $y/li। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा, तब भी मेरा मनी सप्लाई मनी डिमांड के इक्वल है। तो ये कुल मिला के मेरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू द मनी डिमांड, राइट? अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट ऐसा होना चाहिए, ऐसा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए कि जो मेरा मनी डिमांड है, मनी डिमांड क्या होता है? वेल्थ को लोग किस तरीके से होल्ड करते हैं कि चाहे वो बॉन्ड्स की फॉर्म में करे चाहे वो मनी की फॉर्म में करे, तो जो लोग होल्ड करते हैं द अमाउंट ऑफ मनी पीपल आर विलिंग टू होल्ड, द मनी डिमांड, जब वो मेरे मनी की सप्लाई की इक्वल, मतलब जितना अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है, इकोनॉमी में कितना मनी अमाउंट ऑफ मनी एग्जिस्ट करता है, दैट इज व्हाट माय मनी सप्लाई इज, राइट? मनी का सप्लाई कितना है, इकोनॉमी में कितना मनी एग्जिस्ट कर रहा है, जब वो चीज इस चीज के इक्वल हो जाए कि लोग कितना होल्ड करना चाहते हैं, मतलब लोगों की मनी डिमांड क्या है, दैट इज व्हाट माय इक्विलिब्रियम इज। तो ऐसा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए जिसकी वजह से ये जो मेरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, गिवन दैट कि हम ऑफ कोर्स नॉमिनल इनकम के बेसिस पर चीजें कर रहे हैं, रियल इनकम को नहीं कंसिडर कर रहे हैं। अगर रियल इनकम को कंसिडर करते तो इन्फ्लेशन विल आल्सो कम इनटू पिक्चर, बट राइट नाउ वी आर सीइंग थिंग्स, वी आर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स ऑन देयर करंट प्राइसेस, ऑन देयर एक्चुअल प्राइसेस, दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग द नॉर्मल इनकम, नॉमिनल इनकम आई मीन। ठीक है, अब जो मेरा ये रिलेशन है ना कि मेरी मनी सप्लाई मनी डिमांड की इक्वल होती है, द अमाउंट ऑफ मनी द पीपल आर विलिंग टू होल्ड, अगर वो मेरे द अमाउंट ऑफ मनी जो इकोनॉमी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है दैट इज मनी सप्लाई उसकी इक्वल हो जाए, तो इस रिलेशन को एल एम रिलेशन कहते हैं, राइट? यहाँ पर एल का मतलब है लिक्विडिटी। वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस टू कि मनी बहुत लिक्विड होता है। ठीक है, मनी को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, दैट इज ऑलरेडी इन द लिक्विड फॉर्म, वी कैन डू ट्रांजेक्शन्स विद इट। हम मनी जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है हम उससे यूज करके हम कुछ भी बाय या सेल कर सकते हैं, उससे
इजीली हम कन्वीनियंट वे से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम मनी की जगह किसी और एसेट की बात करें, सपोज करो कि हम एसेट में बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड्स को पहले ब्रोकर को कॉल करके उसको ट्रांजैक्शन फी पे करके कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमने पिछली वीडियो में करा था। तो वो इनकन्वीनियंट है, वो लिक्विड नहीं है। Here we are talking about money that is very liquid, that is perfectly liquid, and M here stands for money. अब देखो क्या चीज है कि मनी मेरा फुली लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पर M stands for मनी, ठीक है। अब अगर मनी मेरा फुली लिक्विड है तो डिमांड फॉर लिक्विडिटी इज ऑल्सो equal to the demand for money. If my money is liquid, then demand for money is also equals to demand for liquidity. I hope you are getting my point here. So what if, but if लोगों को ये नहीं करना है, here it is equilibrium, right? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आए कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ना हो, आती है सिचुएशन आती है, दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक कंडीशन कि हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी। देयर मस्ट बी टाइम्स, देयर माइट बी टाइम्स कि जब इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, डिसइक्विलिब्रियम में होगी। तो हो सकता है कि मेरा द मनी amount of money the people are willing to hold is not equal to the amount of money that exists in the economy. हो सकता है कि ये इक्वल ना हो। अब दो केसेस बनते हैं। जब ऐसा ना हो, क्या पता लोग पैसा ज्यादा होल्ड करना चाहते हो। अगर लोग पैसा ज्यादा होल्ड करेंगे तो बेसिकली लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा जब वो अपने बॉन्ड्स को सेल करेंगे। और पैसा अगर होल्ड करना चाहते हैं, उनके पास थोड़ा बहुत पैसा तो है लेकिन उनको और पैसा चाहिए, तो वो अपने बॉन्ड्स को सेल करेंगे, क्योंकि बॉन्ड्स को सेल करने से ही उनको कैश मिलेगा ना। बॉन्ड्स को सेल करने से इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है। जितना पैसा अवेलेबल है, मतलब द अमाउंट ऑफ मनी दैट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, लोग उससे सेटिस्फाइड ही नहीं है, लोगों को और पैसा चाहिए, तो लोग बॉन्ड सेल करेंगे। इसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड दिस ग्रेजुअली, और मैं आपको प्रॉपर इसका फ्लो बताऊंगी कि बॉन्ड के सेल होने पर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट, ठीक है, बॉन्ड सेल हुए, इंटरेस्ट रेट क्यों ज्यादा हो गया। यू विल लर्न दिस थिंग्स ग्रेजुअली, बट फर्स्टली फोकस ऑन दैट कि लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए। और लोगों के पास ज्यादा पैसा कहाँ आएगा, द मनी दैट इज अवेलेबल राइट नाउ, बट पीपल वांट मोर ऑफ दैट। लोग सेटिस्फाइड ही नहीं है जितना मनी सप्लाई एग्जिस्ट करता है इकोनॉमी में, पीपल वांट मोर मनी। तो फॉर गेटिंग मोर मनी लोग बॉन्ड को सेल करेंगे। एक तो डिसइक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी सिचुएशन क्रिएट होगी कि लोग जितना पैसा होल्ड करना चाहते हैं वो एग्जिस्टिंग सप्लाई ऑफ मनी की इक्वल ही नहीं है। एक तो ये केस हो गया। बट इफ दूसरा केस, अगर लोग ज्यादा मनी की बजाय कम मनी होल्ड करना चाहते हो, जितना पैसा अवेलेबल है उससे लोग, अब जितना इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी है, क्या पता लोग कम पैसा होल्ड करना चाहते हो। अगर लोग कम पैसा होल्ड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वो अपना पैसा बॉन्ड्स में लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। वो अपना पैसा कहाँ लगाना शुरू कर देंगे, वो अपना पैसा बॉन्ड्स में लगाना शुरू कर देंगे, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। लोग लोग डेली, अब देखो मैंने आपको बताया था कि इस चीज को समझो कि लोग कितना पैसा, मनी या बॉन्ड्स होल्ड करते हैं, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। ओवरऑल लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड दूसरी चीज इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड्स, राइट। तो अगर लोग बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो लोगों के पास ऑफ कोर्स सी बात है कि दे नीड मोर मनी,
तो फॉर दैट दे विल सेल द बॉन्ड्स. नाउ पीपल नीड लेस मनी देन व्हाट इज अवेलेबल. जितना इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी है, लोगों को उतना पैसा नहीं चाहिए. दे वांट लेस मनी. ठीक है, मतलब उनका ओवरऑल लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब वो डे टू डे खर्चा कम करते हैं, तो उनको उतना पैसा नहीं चाहिए. तो अगर हमने एग्जाम्पल में किया था कि अगर हमारा वेल्थ $50,000 है और मैं सिर्फ 6,000 ही खर्चती हूँ, तो 44,000 में बचा हुआ बॉन्ड्स में लगाऊंगी. तो वही अगर मैं कम खर्चा कर रही हूँ अब, लाइक ओनली 3,000 का, तो जो बच गया अब वो मैं बॉन्ड्स में लगाऊंगी. तो नाउ पीपल होल्ड लेस ऑफ द मनी दैट्स व्हाट इज अवेलेबल. तो बचा हुआ जो पैसा है वो लोग कहाँ पर लगाएंगे? ऑफ कोर्स सी बात है, लोग बॉन्ड्स पे लगाएंगे. नाउ पीपल विल इन्वेस्ट मोर इन बॉन्ड्स. इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा. डोंट वरी, वी विल ग्रेजुअली नो द थिंग्स. जब हम LM रिलेशनशिप को प्रॉपरली एस्टैब्लिश कर लेंगे, जब हम कंडीशंस देखेंगे कि जब हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, मनी डिमांड को इंक्रीज करते हैं, तो क्या चीजें होती है, तब हमें समझ आ जाएगा कि बॉन्ड्स में जब हम बॉन्ड्स को जब हम बाय कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट क्यों कम जा रहा है, या बॉन्ड्स को जब हम सेल कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट क्यों ज्यादा जा रहा है. राइट. फॉर नाउ अंडरस्टैंड दिस टू डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशंस, बिकॉज इफ द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कोई टाइम ऐसा आएगा कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में भी जाएगी. और वो दो कंडीशंस होंगी अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा डिसरिगार्ड कर दें. या तो लोग ज्यादा पैसा होल्ड कर रहे हैं, फॉर दैट दे आर सेलिंग द बॉन्ड्स, या तो लोग ज्यादा पैसा होल्ड नहीं कर रहे हैं, फॉर दैट दे आर बाइंग द बॉन्ड्स. अंडरस्टूड. अब आगे चलते हैं. अब देखो, जो लिक्विडिटी है ना, अब जैसे मनी जो है वो बहुत लिक्विड होता है. अब जो लिक्विडिटी होती है ना, वो एसेट पे डिपेंड करती है. अगर मेरा एसेट मनी है तो मनी बहुत लिक्विड है. अगर मेरा एसेट बॉन्ड है तो वो फेयरली लिक्विड है. अगर मेरा एसेट घर है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं लिक्विड. पहले उसको बेचना पड़ेगा, ब्रोकर ढूंढो, घर उसको, मतलब ऐसे कोई बंदा बीच का मीडिएटर ढूंढो, उसको घर बेचो, फिर प्रॉपर्टी पेपर्स, कितना वो लिक्विड फॉर्म नहीं है. अब जल्दी कन्वीनियंट वे से ट्रांजेक्शन, आई मीन उसको कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो. कोई चीज आप कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज व्हाट माय लिक्विडिटी इज. राइट. ओके. नाउ अब हम इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को, मतलब जो मेरा मनी सप्लाई मनी डिमांड की इक्वल था, दैट वाज M इज इक्वल्स टू $Y Li. दिस रिप्रेजेंटेड माय मनी सप्लाई एंड दिस इज माय मनी डिमांड. अब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगी. चलो समझते हैं. देखो, पहले आपको कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी होंगी. एज आपने पहले जब डिमांड फॉर मनी का कर्व डिटरमाइन किया था, निकाला था, तो आपको दिखा था कि जो मेरा डिमांड फॉर मनी का कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. एक बार ऊपर जाकर दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ. ये देखो, यहाँ पर डिमांड फॉर मनी का जो कर्व था, दैट वाज डाउनवर्ड स्लोपिंग. Now, why the curve of demand for money was downward sloping? Because interest का demand for money के साथ negative relationship होता है. That's why it is downward sloping. क्योंकि जब interest बढ़ेगा तो लोगों को पैसा होल्ड करना महंगा पड़ेगा. बिकॉज यार उनको बॉन्ड्स पे तो ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो वो तो पागल थोड़ी होंगे कि बॉन्ड्स पे पैसा नहीं लगाएंगे. तो अगर इंटरेस्ट रेट उनको ज्यादा मिल रहा होगा तो वो तो बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करेंगे ना, रादर देन होल्डिंग द मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश. उनको कैश होल्ड करनी महंगी पड़ेगी, क्योंकि जितना वो कैश होल्ड करेंगे उतना उनका इंटरेस्ट दे विल गिव अप, जो उनको बॉन्ड में पैसा लगाने से मिल सकता था. अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मनी डिमांड ज्यादा होगी. मतलब बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से उनको इतना इंटरेस्ट रेट मिल ही नहीं रहा है, तो वो तो ये सोचेंगे ना, अगर नहीं मिल रहा तो इससे अच्छा पैसा ही होल्ड कर लो, कैश में होल्ड कर लो पैसे, तो मनी डिमांड मेरी इंक्रीज हो जाएगी. तो ये जो नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, इसकी वजह से जो मेरा मनी डिमांड का कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. राइट. अब एक तो चीज हमें ये क्लियर हो गई. ठीक है, हमने ये किया अभी.
because giving up a higher return by holding money, because पैसा होल्ड करके हम ज्यादा रिटर्न गिव अप कर रहे हैं, इसलिए मनी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। तो एक तो हमें ये पता लग जाएगा कि मेरी जो अब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन एस्टैब्लिश करने में जो मनी डिमांड का कर्व बनेगा दैट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब मेरा मनी सप्लाई का कर्व कैसा होगा? मेरा मनी सप्लाई का कर्व वर्टिकल होगा। बाय वर्टिकल वील अंडरस्टैंड हियर। अब देखो, मनी सप्लाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो एम की इक्वल है। कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। तो वो चेंज नहीं करते रहेंगे हर बार, वो एक फिक्स्ड मनी सप्लाई रखेंगे। अगर मनी सप्लाई फिक्स्ड है तो वो किसी भी चीज के चेंज होने से तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि देखो, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरे पास और कितने सारे कस्टमर्स आते हैं, वो पैसा, अब देखो, इस बंदे ने कोई चीज खरीदने के बाद पैसा शॉपकीपर को दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया, ठीक है। हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी में करा था इन द चैप्टर 2 कि वट एवर इज बॉट, वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इज बॉट। तो इकोनॉमी में पैसा तो उतना रह रहा है ना, चाहे वो किसी के पास भी जाए, राइट। इकोनॉमी में पैसा उतना ही रह रहा है चाहे वो किसी के पास भी जाए। मेरा सप्लाई ऑफ मनी फिक्स्ड है, वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा, कैसा भी इकोनॉमिक बिहेवियर हो, चाहे बाइंग एंड सेलिंग का इकोनॉमिक बिहेवियर क्यों ना हो, वो किसी के भी चेंज करने पर चेंज नहीं होगा, किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होगा, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी चीज की भी चेंज होने पर मेरा सप्लाई ऑफ मनी चेंज नहीं होगा, जो सेंट्रल बैंक ने डिटरमाइन करा है। इट विल बी ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट। तो हमें ये पता लग गया कि मेरा जो डिमांड फॉर मनी का कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, एंड जो मेरा सप्लाई ऑफ मनी का कर्व है वो वर्टिकल लाइन होगी। अब पहले इसको बनाते हैं। अच्छा, इसको मैं आपको इंटरेस्ट रेट के फैक्टर से समझा देती हूँ कि मनी सप्लाई मेरी कैसे फिक्स रहेगी। देखो, मैंने बोला कि मेरा जो सप्लाई ऑफ मनी है वो मेरा वर्टिकल रहेगा। कुछ भी चेंजेस हो, इट विल रिमेन वर्टिकल, माय सप्लाई ऑफ मनी का कर्व विल रिमेन वर्टिकल, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इंटरेस्ट रेट हो, चाहे वो बढ़ जाए चाहे वो कम हो जाए, इट माय मनी सप्लाई का कर्व विल रिमेन वर्टिकल एज वो सेंट्रल बैंक के द्वारा फिक्स्ड है। इकोनॉमी में तो उतनी ही है ना सप्लाई ऑफ मनी, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, कहाँ से आ जाएगी एकदम ऐसे, ना प्रिंटिंग हो रही है मनी की, ना मनी प्रिंट हो रही है। तो जितना एग्जिस्टिंग सप्लाई ऑफ मनी है वो तो उतना ही रहेगा, वो फिक्स्ड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए मेरा जो मनी सप्लाई का कर्व है वो वर्टिकल है। आई होप ये चीज क्लियर है। अब ये हमने पहले ही कर लिया था कि ये जो है ना, आई रिप्रेजेंट्स माई इंटरेस्ट रेट, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लिख लेना, और मनी इसको ऐसे, इसको भी ऐसे हॉरिजॉन्टली, सॉरी, इसको इंटरेस्ट रेट को ऐसे वर्टिकली लिख लेना यहाँ पर, एंड मनी एम को जो मनी रिप्रेजेंट करते हैं इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, ये सब मेंशन करना है, नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। नाउ, अब हमें पता है कि मनी डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है एंड मनी सप्लाई का कर्व वर्टिकल है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन को ग्राफिकली दिखाने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग। यहाँ पर पहले हम प्लॉट करते हैं मनी सप्लाई को वर्टिकली एंड मनी डिमांड को डाउनवर्ड स्लोपिंग तरीके से। देखो, मनी सप्लाई को मैंने यहाँ पे वर्टिकली प्लॉट किया, just wait, right, so here let me draw firstly the money supply. Right, here's my vertical money supply का curve, and now I'm going to draw my money demand that is downward sloping. ये थोड़ा आप नोटबुक पे सही तरीके से बना लेना, यहाँ पर इट्स गेटिंग डिफिकल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा मनी डिमांड का हो गया। अब ये मनी डिमांड मेरा है डाउनवर्ड स्लोपिंग।
अब यहाँ पर जहां पर ये दोनों कर्व्स की इंटरसेक्शन हो रही है, राइट, लेट मी ड्रॉ इट अगेन जस्ट फॉर यू गाइस, ताकि प्रॉपरली हमें दिख जाए। लेट अस सी अगर मैं इसको प्रॉपरली बना पाऊँ। राइट, या तो जहां पर इन दोनों कर्व्स की इंटरसेक्शन हो रही है ना, यहाँ पर सी, यहाँ पर ये जो दोनों कर्व्स की इंटरसेक्शन हो रही है, यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन हो जाएगा। ये जो है ये मेरा बनेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट, ये मेरा बनेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझे? इसको बुक में ना ए से डिनोट किया गया है, आप उससे भी कर लो तो चलेगा। है ये इक्विलिब्रियम में। अब जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर मेरा होगा इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन। समझे बात को? तो ऐसा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए जिससे द अमाउंट ऑफ मनी द पीपल वांट टू होल्ड, दैट इज माय मनी डिमांड, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। ऐसा इंटरेस्ट रेट हो गिवन माय नॉमिनल इनकम। ठीक है? सो हियर एमडी इज माय मनी डिमांड and ms here is my money supply. Got my point? Now next, and yeah, you can write this thing that यहाँ पर ये LM रिलेशन है, ये LM रिलेशन शो करता है, आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर, शो कर देना बस, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इक्विलिब्रियम शोज द LM रिलेशन। ठीक है? अब क्या चीज है कि अब हमने समझ लिया कि इक्विलिब्रियम को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, तो जब मेरा मनी सप्लाई मनी डिमांड की इक्वल हुआ तो आई डिटरमाइंड माय इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम थिंग। अब क्या करेंगे हम ना, व्हाट हैपेंस इज कि मनी डिमांड की पोजीशन को कौन सी चीज डिटरमाइन करती है? मनी डिमांड की पोजीशन को डिटरमाइन करती है मेरा नॉमिनल इनकम। एंड इफ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिफ्ट कब होता है, कर्व मेरा शिफ्ट कब करेगा, जब जो वेरिएबल्स मेरे दोनों ही एक्सिस पर नहीं है। अब यहाँ पर दोनों एक्सिस पर कौन सा वेरिएबल नहीं है? मेरा $y, दैट इज द नॉमिनल इनकम। जब वो चेंज होगा तब मेरा कर्व शिफ्ट करेगा। और मूवमेंट कब होगी? जब दोनों एक्सिस पर जो मेरे वेरिएबल है उसमें चेंजेस आएंगे, इंटरेस्ट में या मनी में चेंजेस आ गया, तो जब इसमें चेंजेस आएंगे तो मेरे कर्व पे मूवमेंट होगी। गॉट माय पॉइंट? सो इफ दिस थिंग चेंजेस then you will see a movement on the curve. But if the exogenous variable changes, जो दोनों ही एक्सेस पर नहीं है, तब मेरा कर्व शिफ्ट करेगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था। अब यहाँ पर मेरा एक्सोजेनस वेरिएबल जब नॉमिनल इनकम शिफ्ट करेगा, I mean जब चेंज होगा, तो मेरा जो डिमांड फॉर मनी का कर्व है दैट विल शिफ्ट। So here also I have written कि the shift occurs when there's a change in in the exogenous variables that are not on either axis. जो दोनों ही एक्सिस पर नहीं है, जब उनमें चेंज आता है तो मेरा कर्व जो है शिफ्ट करता है। अब यहाँ पर हम दो कंडीशंस लेते हैं। देखो, अब हमने करना है, ये तो मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ऐसी भी सिचुएशन आएगी जब डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो दोबारा से अब हमारा मोटिव होता है कि अगर हम इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम में जाएं तो दोबारा हम कैसे इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। तो सपोज करो कि अगर इस इक्विलिब्रियम कंडीशन से इकोनॉमी दोबारा से डिसइक्विलिब्रियम में चले जाती है, तो डिसइक्विलिब्रियम में जाने की दो कंडीशंस आएंगी। तो वापस से उन कंडीशन से उभर कर हम कैसे इक्विलिब्रियम को रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक कैसे हो सकते हैं अगर डिसइक्विलिब्रियम उन कंडीशन से आ भी जाता है,
वी विल अंडरस्टैंड हियर। अब क्या होगा कि देखो, इंटरेस्ट रेट जो है वो इंश्योर करता है कि हमारा डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी की इक्वल हो, ताकि इक्विलिब्रियम मतलब ऐसे रहे। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट एडजस्ट कर जाता है खुद ही। देखो, जैसे कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स में इनविजिबल हैंड की मदद से, क्योंकि मार्केट्स फ्री थी, ये चीज हमने करी थी स्टार्टिंग में, कि जब हमने क्लासिकल केनेजियन की डिबेट करी थी कि जब तो मेरी फ्री मार्केट है तो जो मेरा इनविजिबल हैंड है वो खुद ब खुद एडजस्ट कर देगा, जिससे मेरी सप्लाई डिमांड की इक्वल आ जाएगी, मेरी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम मैक्रो लेवल पर चीजें कर रहे हैं, हम सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स देख रहे हैं। तो जब मेरा इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करेगा तभी मेरा जो सप्लाई फॉर मनी है डिमांड के इक्वल होगा और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब हम दो सिचुएशंस देखते हैं जहां पर मेरी जो डिमांड, कह लो कि जब मेरा जो ये इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम आएगा, मतलब जब मेरा मनी सप्लाई मनी डिमांड के इक्वल नहीं होगा। ऐसे दो केसेस होंगे। चलो पढ़ते हैं इस चीज को। देखो, क्या है कि इंटरेस्ट रेट के साथ क्या होगा जब ये होगा। अब ये वाली दो सिचुएशंस आएंगी, हम दोनों सिचुएशंस में देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट के साथ क्या होगा, बिकॉज हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऑफ कोर्स चेंजेस भी इंटरेस्ट रेट में देखेंगे। तो सबसे पहली सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, अब हम पहले एक्सोजेनस वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट देखेंगे हम। ठीक है, एक्सोजेनस वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं हम, शिफ्ट देखेंगे, मूवमेंट नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहली बात तो है नॉमिनल वेरिएबल को, नॉमिनल इनकम को, जो मेरा एक्सोजेनस वेरिएबल है उसको इंक्रीज कर रहे हैं पहले केस में। ठीक है, अब ये एक्सोजेनस वेरिएबल है, दोनों ही एक्सिस पर नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो एमडी कर्व है, जो मेरा डिमांड फॉर मनी का कर्व है, वो बेसिकली शिफ्ट करेगा। अब इसको समझते हैं। अब मेरी नॉमिनल इनकम इंक्रीज करी, भाई पैसा ही पैसा हो गया मेरे पास, मेरी इनकम इंक्रीज हो गई। अब हमने ये बेसिक चीज तो करी है ना कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज हम ऑफ कोर्स रिच फील कर रहे हैं और हम हमारे पास इनकम ज्यादा है, तो हम ऑफ कोर्स सी बात है कि हम अपने कंजम्पशन ज्यादा कर देंगे। तो जब मेरी कंजम्पशन बढ़ेगी मतलब लोगों के पास, लोग, अब कह लो कि देखो यहाँ पे बेसिक चीज समझो, अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो लोग कंजम्पशन ज्यादा शुरू कर देंगे, मतलब लोगों की डे टू डे एक्टिविटीज में भी चेंज आएगा। अब जितना वो पहले रेगुलरली स्पेंड करते थे अब उतना ही वो रेगुलरली स्पेंड करना इंक्रीज कर देंगे। अब रेगुलर ट्रांजैक्शंस के लिए जाहिर सी बात है कि उनके जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से आएगा, हम ये समझते हैं। देखो, अगर इनकम इंक्रीज करी इट मीन्स कि लोगों को ट्रांजैक्शंस के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, इट मीन्स पीपल वांट्स टू होल्ड मोर मनी, लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए। बट यार, लोग पैसा तो होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन हमने तो ये करे कि मनी सप्लाई तो मेरी फिक्स्ड है, तो ज्यादा पैसा कहाँ से आ जाएगा भाई। मनी सप्लाई तो मेरी फिक्स्ड है, इकोनॉमी में जो अमाउंट ऑफ मनी एग्जिस्ट करता है वो फिक्स्ड है, तो मेरे पास ज्यादा पैसा कहाँ से आएगा। ज्यादा पैसा मेरे पास बॉन्ड्स को सेल करने से आएगा। अब यहाँ पर मैं ज्यादा मनी की डिमांड कर रही हूँ, मतलब डिमांड एक्सेस में चले गई है, सप्लाई मेरी फिक्स्ड है। देयर इज नो चेंज इन द सप्लाई right now, there is change in the demand. The demand is in excess because people wants to hold more money, because now they have more nominal income, their overall transactions will increase. So to get more money, अगर ज़्यादा money चाहिए, they will have to sell the bonds, उनको bonds को sell करना पड़ेगा। अब क्या किया था हमने कि हमारे पास, हमने अपनी वेल्थ को दो चीज़ों में लगाया था। हमारी ओवरऑल ट्रांजैक्शन सिर्फ 2 महीने की एवरेज पे 6,000 की थी, बाकी पैसा हमने बॉन्ड्स पे लगा दिया बिकॉज हमारी इतनी ट्रांजैक्शंस थी नहीं।
लेकिन जैसे जैसे मेरी ट्रांजेक्शन बढ़ती जाएगी तो जो मैंने पैसा बॉन्ड्स में डाला था वो मैं वापस लेना शुरू कर दूंगी, बिकॉज मेरी तो ट्रांजेक्शन बढ़ रही है ना, मेरी तो इनकम बढ़ रही है, उससे मेरी ट्रांजेक्शन बढ़ रही है, तो मैं बॉन्ड से पैसा निकालना शुरू कर दूंगी। जो मैंने बॉन्ड्स में पैसा लगाया था अब मैं उन बॉन्ड्स को सेल करना शुरू कर दूंगी, बिकॉज आई नीड मोर मनी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट अस सी। यहाँ पे दो तरीके की मार्केट्स होंगी। फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट इज वेरी ब्रॉड टर्म, वी हैव डन दैट अर्लियर। अब यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट में हम दो मार्केट्स की बात कर रहे हैं, एक मनी मार्केट की, एक बॉन्ड मार्केट की। अब मेरे मनी मार्केट में क्या हो रहा है, मेरा डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सेस डिमांड हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरा नॉमिनल इनकम जो है वो इंक्रीज हुआ है। मनी मार्केट में देयर इज एक्सेस डिमांड, बट इन द बॉन्ड मार्केट क्या होगा, आई एम सेलिंग माई बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड मार्केट में एक्सेस सप्लाई होगा, राइट। बॉन्ड्स को सेल किया जा रहा है, मतलब बॉन्ड मार्केट में भी तो सप्लाई ज्यादा होना चाहिए ना, ताकि बॉन्ड्स सेल करने को हो। ठीक है, तो अगर सप्लाई इंक्रीज करती है तो प्राइसेस डिक्रीज करते हैं। ये हमने बेसिक क्लासेस में किया था, मैं आपको समझा भी देती हूँ। देखो देखो, हमने अपनी छोटी क्लासेस में किया था कि जब मेरा सप्लाई जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी, सप्लाई की अगर बात करते हैं तो, और डिमांड मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज डिमांड इज हैविंग अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद द प्राइसेस, राइट। तो क्या चीज होगी, अब मेरे सप्लाई और डिमांड की इक्विलिब्रियम से आई वाज एबल टू डिटरमाइन प्राइसेस। अब यहाँ पर अगर मेरी सप्लाई बढ़ जाती है, यहाँ पर मेरी एक्सेस सप्लाई है, यहाँ पर मेरी मतलब सप्लाई बढ़ रही है, अगर मेरी सप्लाई बढ़ेगी तो अब जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर मेरे प्राइसेस डिटरमाइन होंगे। अब ये मेरा नया इक्विलिब्रियम है, वहां पर मेरे प्राइसेस डिटरमाइन हो रहे हैं। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, मेरे प्राइसेस तो कम हो गए, मतलब सप्लाई के शिफ्ट होने से, सप्लाई के इंक्रीज होने से मेरे प्राइसेस कम हो गए। तो क्या होगा, बॉन्ड मार्केट में भी अगर बॉन्ड की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस बॉन्ड के कम हो जाएंगे, और अगर बॉन्ड के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड के प्राइसेस अगर कम होंगे तो इंटरेस्ट जो है वो मेरा इंक्रीज कर जाएगा। गॉट माय पॉइंट। अगर इंटरेस्ट इंक्रीज करता है, अब इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है, जाहिर सी बात है बॉन्ड्स अट्रैक्टिव लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट इंक्रीज, भाई काफी पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिलेगा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से, तो लोग कम पैसा होल्ड करना शुरू कर देंगे। पहले लोग ज्यादा पैसा होल्ड करना चाहते थे, तो इसलिए लोगों ने बॉन्ड्स को सेल करना शुरू किया। बॉन्ड्स को सेल किया तो बॉन्ड मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो गई, एक्सेस सप्लाई की वजह से बॉन्ड के प्राइसेस जो हैं वो कम हो गए, सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से, जिसकी वजह से जो मेरे इंटरेस्ट रेट्स है वो ज्यादा हो गए। जब मेरे इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुए तो अब लोगों को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना अट्रैक्टिव लगने लग गया, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि लोगों को पैसा होल्ड करना अब महंगा पड़ेगा, तो लोग मनी की डिमांड, द अमाउंट ऑफ मनी द पीपल वांट टू होल्ड, वो कम करना शुरू कर देंगे। अगेन आ गया ना, साइकिल रिस्टोर हो गया ना। पहले होल्ड करना चाहते थे, अब नहीं करना चाहते बिकॉज इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गए। अगेन इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो गया। तो व्हाट हैपेंड विद माय इंटरेस्ट रेट इफ नॉमिनल इनकम इंक्रीज्ड वाज, मेरे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए with the increase in my nominal income. So what happened here is was that मेरा demand for money is more than my supply of money. उसके लिए हमने bonds को sell किया because people need more cash, जिसकी वजह से bond के prices कम हुए और मेरा interest rate increase हो गया। ये थोड़ा बुकिश लैंग्वेज है, इसको इजीली मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन पॉज एंड रिफ्लेक्ट एंड आप रिवाइंड कर सकते हो ताकि आप इस चीज को समझ पाओ। बुकिश लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कि जो मेरा नॉमिनल इनकम जो है
अगर इंक्रीज करता है तो इससे मेरा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। रीजन, जो मेरा पहले इंटरेस्ट रेट था उस पर मेरा जो डिमांड फॉर मनी था वो मेरा सप्लाई फॉर मनी की से ज्यादा था। तो उससे मेरा जो उसको जो ये है, इसको इक्वल लाने के लिए मेरे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि मेरा डिमांड फॉर मनी जो है, द मनी दैट पीपल वांट टू होल्ड, वो कम हो जाए। तो कर लिया ना हमने इंटरेस्ट को इंक्रीज डिमांड फॉर मनी को कम करने के लिए। वो आपको प्रोसेस भी समझ आ गया और मेरा इक्विलिब्रियम भी रीस्टोर हो गया, री एस्टैब्लिश हो गया। अब इसको हम ग्राफिकली समझते हैं, ग्राफ की फॉर्म में, थिंग्स विल बी मोर क्लियर। अब हमने क्या किया था, हमने नॉमिनल इनकम, अब हम डिमांड फॉर मनी को नॉमिनल इनकम की टर्म्स में दिखा रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस को मेजर करना इकोनॉमी में डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम ओवरऑल लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस को किसके प्रोपोर्शनेट मानते हैं? वी डिड दैट अर्लियर। किसके प्रोपोर्शनेट मानते हैं? नॉमिनल इनकम के, बिकॉज वी आर बाइंग एंड सेलिंग ऑन द करंट प्राइसेस। अब मैं अगर अपनी नॉमिनल इनकम को इंक्रीज कर देती हूँ, मेरा जो नॉमिनल इनकम है वो इंक्रीज हो गया, ये मेरा इनिशियल इंटरेस्ट रेट था। अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो गई तो अब जो मेरा मनी सप्लाई के साथ जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको ई डैश ले लो, इसको डॉलर वाई डैश ले लो। अब जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर नया इक्विलिब्रियम बनेगा। ये मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम है, ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम है, राइट। अब जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा वहां पर नया इक्विलिब्रियम, अब वहां पर इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होगा। आई नॉट ले लो, हो गया ना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, राइट। तो मेरा डॉलर वाई के चेंज होने से, नॉमिनल इनकम के इंक्रीज होने से मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो ये चीज ग्राफिकली भी प्रूव हो गई, ठीक है। नाउ अब दूसरी कंडीशन डिसइक्विलिब्रियम की। अब क्या हो अगर मेरा सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज कर जाए? पहले मैंने डिमांड फॉर मनी को इंक्रीज करके देखा, अब मैं इंक्रीज करके देखूंगी सप्लाई फॉर मनी को, ठीक है। क्या हो अगर मेरा सप्लाई फॉर मनी इंक्रीज कर जाए? अर्लियर पहले हमने ये अज्यूम किया था कि मेरा जो सप्लाई फॉर मनी है वो फिक्स्ड है। अब मैं चेंज कर रही हूँ उसको, ठीक है। अब मैं चेंज कर रही हूँ, मतलब इकोनॉमी में अब सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो गया। अब पैसा ही पैसा लोगों के पास, पहले पैसा नहीं था, पहले लोग पैसे की डिमांड कर रहे थे, तो पैसा लाने के लिए उनको बॉन्ड्स को सेल करना पड़ रहा था। अब लोगों के पास पहले से ही बहुत पैसा है, बिकॉज इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा है। अब लोग बॉन्ड्स बाय करेंगे, अब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, ठीक है। अब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो लोग अब बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, एज दे हैव एक्सेस मनी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट अस सी। अब यहाँ पर हम ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम दो मार्केट्स की बात करेंगे अगेन। मनी मार्केट में क्या हो रहा है? मनी मार्केट में क्या हो रहा है, मेरा जो सप्लाई ऑफ मनी है वो इंक्रीज हो रहा है। अर्लियर वो फिक्स्ड था, एक्सेस सप्लाई हो रहा है। और बॉन्ड मार्केट में क्या हो रहा है, डिमांड ज्यादा हो रही है, लोगों के पास पैसा ज्यादा, तो अब लोग बॉन्ड्स की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। ऑपोजिट चीजें चलती हैं मार्केट्स में यहाँ पर। अब अगेन समझते हैं, अगर बॉन्ड्स की डिमांड एक्सेस हो गई तो जाहिर सी बात है कि प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे डिमांड की इंक्रीज होने से। चलो समझते हैं इस चीज को। अर्लियर क्लासेस में जैसे हमने किया था, ये मेरा अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है, मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। यहाँ पर मेरे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं। अब अगर मेरा डिमांड इंक्रीज करता है, ठीक है, अगर मेरा डिमांड इंक्रीज करता है तो क्या हुआ, अब नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर बना, प्राइसेस मेरे क्या हुए, बढ़ गए, है ना।
प्राइजेस मेरे बढ़ गए, डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइजेस मेरे इंक्रीज हो गए। तो अगर बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड्स की डिमांड एक्सेस में चली जाएगी तो मेरे बॉन्ड के प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। अब अगर मेरा इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मेरी अब इंटरेस्ट रेट कम होगा, अब मेरे को बॉन्ड्स इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, बिकॉज बॉन्ड्स में तो पहले इंटरेस्ट इतना मिल ही नहीं रहा है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इनकम तो मेरे को मिल ही नहीं रही है। अगर मेरे को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इनकम नहीं मिल रही तो मैं क्या करूंगी भाई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके? मैं तो सोचूंगी ना कि पैसा इससे अच्छा कैश में होल्ड करो, क्योंकि वैसे भी इंटरेस्ट कुछ नहीं मिल रहा। तो अगेन इंटरेस्ट रेट के साथ क्या होगा, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। और डिमांड फॉर मनी के साथ क्या होगा, डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी। अगेन इक्विलिब्रियम रिस्टोर्ड। इन वर्ड्स बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी। अगर मेरा सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करता है सेंट्रल बैंक के थ्रू, दैट लीड्स टू द डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। जो मेरा डिक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट, उसकी वजह से मेरा जो डिमांड फॉर मनी है दैट इज एमडी, अब वो जो मेरी पहले सप्लाई ऑफ मनी जो लार्ज हो गई थी उसकी इक्वल आ जाएगा और अगेन इक्विलिब्रियम री एस्टैब्लिश हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर किया था ऐसे ही ये वाला फ्लो कर लो कि डिमांड फॉर मनी जब कम होगी डिमांड सप्लाई ऑफ मनी से, तो लोग बॉन्ड्स खरीदेंगे बिकॉज अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, जिसकी वजह से बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट्स कम होगा और मेरा डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकली क्या होगा, थिंग्स विल बी मोर क्लियर। अब मेरा सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रहा है, ठीक है, अब मेरा अगर मनी सप्लाई बढ़ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ गया, डैश कर लो, मनी सप्लाई बढ़ा। अब क्या हो रहा है, पहले मैं यहाँ पर मेरा जो ये वर्टिकल स्लोपिंग मनी सप्लाई है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग मनी डिमांड, पहले मेरा इंटरेस्ट रेट यहाँ था, ठीक है, इंटरेस्ट रेट मेरा यहाँ था। अब क्या होगा कि ऐसा करो इसको ना थोड़ा ऊपर बना लेते हैं हम, ताकि थोड़ा चीज़ें कन्वीनियंट रहे। इसको थोड़ा ऊपर शो करते हैं ताकि आपको जो चेंज है ना एक्चुअल में वो प्रॉपरली दिखे। ठीक है, तो क्या चीज़ हो रही है कि या ये मेरा है मनी डिमांड, मनी डिमांड और मनी सप्लाई की इंटरसेक्शन से व्हाट आई एम गेटिंग, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट, ये मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम है, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल इक्विलिब्रियम है। अब मैंने यहाँ पर मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से अब मेरा इंटरसेक्शन यहाँ पे पॉइंट पे हो रहा है। अब इस इक्विलिब्रियम न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अब इंटरेस्ट मेरा यहाँ पर डिटरमाइन होगा, हो गया ना इंटरेस्ट रेट कम, तो मेरे मनी सप्लाई के इंक्रीज होने पर मेरा जो इंटरेस्ट रेट था वो कम हो गया, अपने आप मेरा मनी डिमांड कम हो गया, आई मीन मनी डिमांड ज्यादा हो गया, इंटरेस्ट रेट के कम होने पर इक्विलिब्रियम दोबारा से रिस्टोर हो गया। तो दैट इज हाउ थिंग्स गो ऑन। पहले हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा, फिर ऐसी दो कंडीशंस पढ़ी जिसमें डिसइक्विलिब्रियम हुआ, बट हमने दोबारा से उन डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशंस में कैसे रिस्टोर करना है टू कम टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम का कंडीशन, वो हमने चीजें कर ली। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, इफ नॉट आप पॉज करो, रिफ्लेक्ट करो एंड दोबारा से रिवाइंड करके समझो चीजें। अब हम करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी और ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। अच्छा, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। चलो, अब हमने फिगर 4.4 और 4.3 करी। देखो बुक में ना आपकी ये फिगर 4.4 है एंड ये जो है दैट इज फिगर 4.3। अब ये फिगर्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी वंस यू अंडरस्टैंड कि सेंट्रल बैंक का क्या रोल रहता है मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। तो जब आपको वो प्रॉपरली समझ आ जाएगा तो आपको ये मैकेनिज्म भी और अच्छे से समझ आ जाएगा।
ना व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर डाइव इन करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। देखो, गवर्नमेंट जो है वो दो तरीके की पॉलिसीज को यूज करती है, एक फिस्कल, एक मॉनेटरी। ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू बैंक्स और ये सेंट्रल बैंक यूज करती है। Right now, we are looking for the determination of interest rates, so we'll talk about the monetary policy. And right now, we are talking about the money supply, like who changes the supply of the money. Then we'll talk about central bank. So right now, which policy we are talking about, that is monetary policy. ठीक है। तो अगर हम अब monetary policy की बात कर रहे हैं तो इन दोनों ग्राफ्स को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हमने ये तो समझ लिया कि जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है इंटरेस्ट रेट के डिक्रीज होने पे। ये तो हमने समझ लिया। या मनी सप्लाई के इंक्रीज होने पे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया। हमने देख लिया कि मनी सप्लाई के चेंज होने पर हमारा इंटरेस्ट रेट में क्या कह लो कि चेंज आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये मनी सप्लाई को कौन चेंज करता है? दैट इज सेंट्रल बैंक। कैसे चेंज करता है एंड जब वो चेंज करते हैं मनी सप्लाई को तो क्या होता है? वील स्टडी हियर। देखो, एज वी आर टॉकिंग अबाउट मनी सप्लाई तो मॉनेटरी पॉलिसी में भी काफी ऐसे टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प के थ्रू जो सेंट्रल बैंक है वो सप्लाई ऑफ मनी को इकोनॉमी में कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, राइट। जो ये पॉलिसी है ना गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कंट्रोल करके रखती है इस पॉलिसी के थ्रू वेरियस टूल्स को यूज करके। अब आपने अपनी जूनियर क्लासेस में किया था कि जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जैसे कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, है ना, कह लो कि एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, बहुत सारे टूल्स हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, राइट, जिसके थ्रू जो है इंटरेस्ट रेट्स चेंज किए जा सकते हैं। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, अभी की जो इकोनॉमिक्स है, सेंट्रल बैंक यूजुअली सप्लाई ऑफ मनी को बॉन्ड्स को बाय और सेल करके चेंज करती है। अब बॉन्ड्स कहाँ बाय और सेल किए जाते हैं? बॉन्ड मार्केट में। और ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स बॉन्ड मार्केट में बाय या सेल करती है जिससे मनी सप्लाई चेंज हो जाती है? दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, राइट। नाउ वील अंडरस्टैंड कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। देखो, ओपन मार्केट क्यों बोला गया है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड। मार्केट ओपन है, वहां पर बाइंग एंड सेलिंग बॉन्ड्स या एसेट्स की, बॉन्ड्स जैसे एसेट्स की, लाइबिलिटीज की रिडक्शन की, इन सब की ट्रेडिंग हो सकती है। इस सब को बाय या सेल किया जा सकता है। मार्केट ओपन है। अगर मार्केट उसकी जगह क्लोज होती, क्लोज मार्केट ऑपरेशंस होते, समथिंग लाइक दैट, है ना, तो मार्केट क्लोज है मतलब यहाँ पर बॉन्ड्स बाय और सेल नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड बाय या सेल नहीं किए जा रहे हैं, मार्केट क्लोज है। ऐसी तो हमारी इकोनॉमी में होता है ना, ओपन इकोनॉमी, जहाँ पर ट्रेडिंग हो, जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स इंटर लिंकिंग कह लो कि एस्टैब्लिश करता है बाकी नेशंस के साथ, तब ओपन इकोनॉमी होती है। जब नहीं करता, जब ट्रेडिंग का सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या होता है? तो मेरी इकोनॉमी क्लोज्ड होती है, राइट। तो ये चीज हो गया। अब इसका मतलब, अगर मेरी मार्केट ओपन है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन द केस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसका मतलब है कि वहां पर बॉन्ड्स बाय या सेल किए जा रहे हैं, राइट। तो अब देखते हैं कि अगर सेंट्रल बैंक बॉन्ड बाय करे या बॉन्ड सेल करे, क्या होता है। उसके पहले हम इसको फॉर्मली डेफिनेशन में पढ़ेंगे। इट मीन्स दैट अगर सेंट्रल बैंक को अमाउंट ऑफ मनी को इंक्रीज करना है, अमाउंट ऑफ मनी क्या है? सप्लाई। देखो, अगर सेंट्रल बैंक को अमाउंट ऑफ मनी को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, सबसे पहले हम इंक्रीज का केस देखेंगे। तो अगर सेंट्रल बैंक को अमाउंट ऑफ मनी मतलब सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना है इकोनॉमी में, तो क्या करेगी सेंट्रल बैंक? तो सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स खरीदती है एंड
उसके लिए अब वो कुछ खरीद रही है सेंट्रल बैंक, तो वो खरीदने पे पे भी तो करेगी ना। जब वो सेंट्रल बैंक पैसे पे करेगी, पैसा जाएगा उनसे, तो वो सप्लाई क्रिएट करेगा मनी की, इंक्रीज कर देगा सप्लाई बाय क्रिएटिंग मनी। अगर सेंट्रल बैंक को अमाउंट ऑफ मनी डिक्रीज करनी है इकोनॉमी में, तो वो बॉन्ड्स को बेच देगा, सेल कर देगा। तो जो पैसा उसने पहले लिया था वो वापस ले लेगा, जो पे किया था पैसा वो वापस ले लेगा। सर्कुलेशन में जो पहले पैसा भेजा था अब वो रिमूव कर रहा है, क्योंकि बॉन्ड सेल कर रहा है, वो पैसे वापस लेगा। सेल करने के बदले उसके पास भी तो पैसे आएंगे जितने के बॉन्ड सेल करेगा सेंट्रल बैंक। अब जो इन एक्सचेंज सेंट्रल बैंक मनी वापस में रिसीव करता है, वो सर्कुलेशन से पहली बात तो रिमूव कर देता है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये अमाउंट ऑफ मनी को इंक्रीज करने के लिए बॉन्ड्स को बाय करना, और अमाउंट ऑफ मनी को डिक्रीज करने के लिए बॉन्ड्स को सेल करना। व्हेन दीज फंक्शंस आर कंडक्टेड बाय सेंट्रल बैंक, तो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। बाय ओपन मार्केट बिकॉज these functions, these transactions take place in the open market, right? Now coming towards the next thing, अभी आपको ये चीज इतनी क्लियरली समझ नहीं आई होगी, आई अंडरस्टैंड। इस चीज को क्लियरली समझने के लिए एक बैलेंस शीट देखते हैं, एक इक्वालिटी देखते हैं, एंड देन इसको ग्रेजुअली समझेंगे। आपकी बुक में फिगर 4.5 पे एक स्टॉक ऑफ मनी दिया हुआ है इकोनॉमी का, जिसमें आपको सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट दी गई है। अब सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में एक एसेट साइड है, एक लाइबिलिटीज की साइड है। सेंट्रल बैंक किसी की एसेट क्या होते हैं, जो वो बंदा ओन करता है, ठीक है, खुद ओन करता है। सेंट्रल बैंक के एसेट्स क्या है, बॉन्ड्स। और सेंट्रल बैंक क्या ओ करता है, हमें यहाँ से क्या पता लगे, कहाँ क्या पता लगा था, सेंट्रल बैंक जब बॉन्ड्स बाय कर रहा था तो बॉन्ड्स उसके क्या बने, एसेट बने। लेकिन जब सेंट्रल बैंक ने उस बॉन्ड्स को खरीदने के लिए पैसा दिया, तो वो लाइबिलिटी बनी। ठीक है, मनी, दैट इज लाइबिलिटी। ठीक है, स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो लाइबिलिटीज क्या है सेंट्रल बैंक की, दैट इज मनी, करेंसी और स्टॉक ऑफ मनी। ये सेंट्रल बैंक ओ करता है। ठीक है, द थिंग्स दैट आर ओन्ड by the central bank are assets, and those assets are bonds. The things which are owed, the things which central bank owe are liabilities and are stock of money, right? अब क्या चीज है, अब क्यों ही सिर्फ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कईयों के कि हम सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात क्यों कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में तो ऐसे काफी सारे टूल्स है जिसके थ्रू इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है। व्हाई नॉट रेपो रेट, व्हाई नॉट आरआरआर, व्हाई नॉट सीआरआर, व्हाई नॉट एसएलआर? बिकॉज पहली बात तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट में डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश करता है शॉर्ट रन में। दूसरी चीज, ये टूल सबसे ज्यादा सेंट्रल बैंक यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग इट हियर, चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। अब क्या चीज है कि पहले हम डेफिनेशन पे ना दोबारा आएंगे जब हमें ये इक्वालिटी समझ आ जाएगी। देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जब होते हैं तो एसेट और लाइबिलिटीज की साइड पर इक्वल चेंजेस देखे जाते हैं। कैसे, लेट अस अंडरस्टैंड। देखो, जब तो भाई सेंट्रल बैंक एसेट्स दैट इज बॉन्ड्स, उनका बॉन्ड्स खरीदता है, बॉन्ड खरीदेगा तो उसके बदले पैसा भी देगा। सेंट्रल बैंक ने बॉन्ड मार्केट में, बॉन्ड्स की मार्केट में बॉन्ड्स खरीदे, उसके लिए सेंट्रल बैंक ने पैसा दिया। किसको दिया, पब्लिक को दिया। अब पब्लिक कहाँ रह रही है, इकोनॉमी में रह रही है ना। तो जब सेंट्रल बैंक ने पब्लिक को पैसा दिया, पैसा इकोनॉमी में आया, तो पैसे की सप्लाई इकोनॉमी में क्या हुई, बढ़ी, है ना। वही अगर सेंट्रल बैंक ने बॉन्ड्स सेल किए, किसको बेचता है सेंट्रल बैंक बॉन्ड मार्केट में पैसे, दैट इज बॉन्ड्स किसको बेचता है, दैट इज पब्लिक को। अब अगर सेंट्रल बैंक ने कोई चीज सेल करी है तो पब्लिक उसके लिए पे करेगी। तो जो चीज पब्लिक को पहले मिली थी, मनी मिली थी,
जो सर्कुलेशन में चले गई थी मनी। अब जब सेंट्रल बैंक दोबारा बॉन्ड सेल करेगा तो वो पब्लिक से जो पैसा दिया गया था वही पैसा वापस लेगा, है ना। अगर 100 करोड़ के बॉन्ड्स बाय किए थे और 100 करोड़ ही पब्लिक को दिए गए थे, अब 100 करोड़ के ही बॉन्ड सेल किए गए हैं, तो जो पैसा पब्लिक के पास गया था वो 100 करोड़ ही वापस आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये इक्वल इक्वल काम हो रहा है। इसको समझते हैं कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ सेंट्रल बैंक ने अगर बॉन्ड्स खरीदे 100 करोड़ के पब्लिक से, तो पहली बात तो 100 करोड़ एसेट साइड पे ऐड होगा, है ना। एसेट साइड पे 100 करोड़ ऐड होगा। लेकिन 100 करोड़ के बॉन्ड्स के बदले 100 करोड़ पब्लिक को भी तो गया ना, ठीक है। बट द मनी, अब 100 करोड़ सेंट्रल बैंक की तरफ से गया भी, वो उनकी क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। तो 100 ही गए, आई मीन 100 के ही बॉन्ड्स खरीदे गए और 100 करोड़ ही गए, तो मेरा एसेट लाइबिलिटी की इक्वल नहीं हो जाएगा? दोनों ही एसेट्स भी 100 करोड़ से बढ़ गए मेरे, क्योंकि बॉन्ड्स हमने बाय किए। और वहीं 100 करोड़ मैंने पब्लिक को जो दिया, तो 100 करोड़ की मेरे लिए लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो दोनों चीजें विल इंक्रीज बाय 100 करोड़। आई थिंक सो नाउ दिस इज क्लियर। दूसरी चीज, उस सिचुएशन में, अब नेक्स्ट सिचुएशन में सेंट्रल बैंक बॉन्ड सेल कर रहा है। अगर सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स सेल करेगा 100 करोड़ के पब्लिक को, सेल कर रहा है मतलब सेंट्रल बैंक से बॉन्ड्स जा रहे हैं, मतलब उनके एसेट्स कम हो रहे हैं। और अगर सेल करेगा तो उसके बदले कुछ लेगा भी तो 100 करोड़ वो लेगा। तो 100 करोड़ दे, कह लो कि जब बॉन्ड्स के बदले 100 करोड़ बैंक्स ने दिए थे, तो उनकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई थी। जब उनके पास वो 100 करोड़ वापस आ जाएंगे बॉन्ड्स को सेल करके, तो उनकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी ना इवेंचुअली। तो अब उनके एसेट्स भी कम हो गए, उनकी लाइबिलिटीज भी कम हो गई, ठीक है। तो एसेट और लाइबिलिटी इक्वल तो है ही, क्योंकि 100 करोड़ आया 100 करोड़ गया, एंड दोनों किससे डिक्रीज हुए? बाय 100 करोड़। तो बैलेंस शीट को किस भी तरीके से आप अज्यूम कर लो, देयर विल ऑलवेज बी ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस विल ऑलवेज लीड टू द इक्वल चेंजेस। हमेशा एसेट और लाइबिलिटी में आपको इक्वल चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस हमने डेफिनेशन कर ली। अच्छा, इसको एक बार ये भी देख लो कि अब अभी हम इस पे आएंगे, इस वर्ड पे आएंगे कि मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है। हमने अभी क्या किया कि सेंट्रल बैंक बॉन्ड बाय करता है और बॉन्ड सेल करता है। अभी हमने ये किया, अभी इस पे फोकस करो कि सेंट्रल बैंक ने बॉन्ड बाय किए और बॉन्ड सेल किए। इतना पार्ट डेफिनेशन का क्लियर हो गया। अब हम इस पे आएंगे कि मनी सप्लाई डिक्रीज या इंक्रीज कैसे हुई। जब ये क्लियर हो गया तो फिर डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी दोबारा से। देखो, अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस ना दो टाइप्स के होते हैं, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशन से आपका क्या मतलब होगा? सिंपल लैंग्वेज में देखो, एक्सपेंशन मतलब कोई चीज बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कोई चीज कम हो रही है, कम हो रही है, रिडक्शन हो रही है किसी चीज की, कोई चीज डिक्रीज हो रही है। एक्सपेंशन कब होगा? लेट अस सी। देखो, सेंट्रल बैंक ने बॉन्ड्स बाय किए, किससे? बॉन्ड मार्केट में पब्लिक से। अब बॉन्ड्स की बाय करने के लिए सेंट्रल बैंक ने पैसे पब्लिक को दिए, तो उन्होंने मनी क्रिएट करी इकोनॉमी में, ठीक है। जिसकी वजह से जब सेंट्रल बैंक पे करेगा पब्लिक को, मनी क्रिएट होगी, मतलब मेरे मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी। यहाँ पर कोई चीज बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? मेरी मनी सप्लाई बढ़ रही है। जब मेरी मनी सप्लाई बढ़ेगी, एक्सपैंड होगी, जिसको बढ़ने को इंग्लिश में एक्सपैंड भी बोला जाता है, जब वो एक्सपैंड होगी वो मेरा होगा एक्सपेंशनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं, सेंट्रल बैंक ने बॉन्ड्स को बॉन्ड मार्केट में पब्लिक को सेल किए बॉन्ड्स। अब जब बॉन्ड सेल किए उसके रिटर्न में सेंट्रल बैंक पैसा भी लेगा। पहले उसने पैसा क्रिएट किया, अब वही पैसा वो वापस ले रहा है। तो जो सर्कुलेशन में पैसा था, जिस जब मनी सप्लाई इंक्रीज हुई थी, अब मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जो पैसा गया वो पैसा सेंट्रल बैंक ने वापस ले लिया, गेट्स मनी इन रिटर्न, जिसकी वजह से जो सप्लाई था मनी का वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। यहाँ पर मनी क्रिएट करी गई थी,
यहाँ पर रिडक्शन इन सर्कुलेशन ऑफ मनी, यहाँ पे मनी जो सर्कुलेशन में है उसकी रिडक्शन होगी, मतलब मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर क्या चीज कम हो रही है, यहाँ पर मनी सप्लाई कम हो रही है। तो जब मनी सप्लाई की कम होती है इकोनॉमी में बॉन्ड्स की सेल होने पर, तो उसको क्या बोलते हैं, कम होने को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्शनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्शन आई मीन। तो जब कोई चीज कम होती है, यहाँ पर मनी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी मनी कॉन्ट्रैक्शनरी ओपन, आई एम सॉरी आई फंबल्ड, कॉन्ट्रैक्शनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये चीज, तो अब इसको फॉर्मली पढ़ते हैं डेफिनेशन में। अगर सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स बाय करती है पब्लिक से वर्थ 1 मिलियन के, इन रिटर्न बॉन्ड्स के बाय करने के लिए वो इन रिटर्न सेंट्रल बैंक $1 मिलियन पब्लिक को भी देती है, जिसके कारण जो मनी है, स्टॉक ऑफ मनी है, वो इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब मनी सप्लाई इकोनॉमी में एक्सपैंड हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो दैट इज कॉल्ड आर एक्सपेंशनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्शनरी, जब सेंट्रल बैंक पब्लिक को बॉन्ड्स सेल करती है तो उसके बदले वो $1 मिलियन के अगर सेल किए, तो उसके बदले वो $1 मिलियन लेती भी है पब्लिक से। कुछ बेचने के बदले लेगी भी तो, पे भी तो करेगी ना पब्लिक, क्योंकि पब्लिक के पास बॉन्ड्स आए हैं तो उस बॉन्ड्स के लिए पैसे भी देगी पब्लिक, जिसके कारण जो पहले स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीज हुआ था वो डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मनी सप्लाई जब डिक्रीज हो गई तो दैट इज कॉल्ड आर कॉन्ट्रैक्शनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स बॉन्ड प्राइसेस एंड बॉन्ड यील्ड्स। देखो बॉन्ड मार्केट में हम इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट रेट्स बॉन्ड प्राइसेस को डिटरमाइन किया जाता है। देखो बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स को ज्यादातर नहीं देखा जाता, इंटरेस्ट रेट्स की मनी सप्लाई के टाइम पर बात आती है। बॉन्ड मार्केट में बेसिकली बॉन्ड प्राइसेस को देखा जाता है, बॉन्ड प्राइसेस को डिटरमाइन किया जाता है कि टुडे किस प्राइस पे बॉन्ड बिक रहा है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि जब सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स बाय करती है तो पैसा वो पब्लिक को देती है, इतना पार्ट हमें समझ आ गया। या बॉन्ड जब सेल करती है तो पब्लिक से पैसा लेती है, जिसके कारण सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस हो जाता है, एंड ऊपर वाली सिचुएशन में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है जब पैसा पब्लिक को पे करती है, स्टॉक ऑफ मनी इकोनॉमी में इंक्रीज हो गया। ये तो चलो हमें समझ आ गया। अब मैं किस चीज की बात कर रही हूँ भाई, देखो जब हमें बॉन्ड का प्राइस पता लग जाएगा, ये भाई बॉन्ड के अब हमें हमारे दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना यार, ये सारी चीजें भी तो बॉन्ड मार्केट में हो रही है ना। अगर बॉन्ड मार्केट में ये चीजें हो रही है तो जाहिर सी बात है अगर इंटरेस्ट रेट्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड के प्राइसेस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन कैसे समझेंगे, ऑफ कोर्स समझेंगे। पहले इस पे फोकस करो कि बॉन्ड के प्राइसेस होते क्या है। अगर बॉन्ड के प्राइसेस पता होंगे तो हमें इंटरेस्ट रेट भी पता लग जाएगा, राइट। देखो यूएस में गवर्नमेंट बॉन्ड के प्राइसेस इशू करती है और उसको डॉलर्स की फॉर्म में लिया जाता है, से $100। ठीक है, देखो अब यूएस में गवर्नमेंट जब हमें बॉन्ड्स इशू करती है तो उसके बदले, जैसे कि सपोज कर लो कि बॉन्ड्स के बदले यूएस जो है कुछ पेमेंट प्रॉमिस करती है। अब यूएस इकोनॉमी बढ़ रहा है तो डॉलर्स में लेंगे, तो से $100 प्रॉमिस करी पेमेंट। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के बाद आप बोला कि आपको, आपने बॉन्ड्स लिए, अब बॉन्ड्स पर आपको रिटर्न मिलेगा से $100 का 1 साल के बाद। तो यूएस में जब 1 साल के बाद बॉन्ड्स के लिए पेमेंट मिलती है तो उसको टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। सपोज करो अभी आप बॉन्ड का प्राइस लेट कर लो कि अभी के लिए बॉन्ड का प्राइस है पी, बी, बी रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड, बॉन्ड का प्राइस है अभी के लिए पीबी, $पीबी। अगर अभी आप 1 साल के लिए बॉन्ड को होल्ड करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको रिटर्न मिलता है तो उसको ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स बोलते हैं। नाउ सपोज इफ यू होल्ड द बॉन्ड फॉर अ ईयर, आपने 1 साल के लिए बॉन्ड होल्ड किया, तो आपको जो उस बॉन्ड को होल्ड करने पे the thing you get from bond is the interest rate, is the rate of return. Of course bonds offer you some positive interest rate, so if you hold a bond for a year you get interest rate on bonds, that is
$100 जो हमारा रिटर्न है जो हमें मिलेगा, माइनस जो हमने प्राइस पे किया उस बॉन्ड को खरीदने के लिए, डिवाइडेड बाय $PB जो हमने प्राइस पे किया है, वो कितना प्राइस होगा जो अब प्राइस होगा बॉन्ड का, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। जो प्राइस होगा हम वही तो पे करेंगे ना, तो हम बॉन्ड के प्राइस से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन माइनस किससे करते हैं, जो हमने पे किया है, हम वही तो पे करेंगे ना जो बॉन्ड का प्राइस होगा, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, तो मेरे पास मेरे बॉन्ड का प्राइस जो आज का है वो आ जाएगा, दैट इज $100 अपॉन 1 प्लस आई। देखो क्या चीज होगी, सी। अब एक चीज समझते हैं, यहाँ पर हम्म हमने पुरानी वीडियो में समझा था कि जब नॉमिनल इनकम को इंक्रीज कर दिया जाता है तो इंटरेस्ट रेट के साथ क्या होता है, इनकम इंक्रीज करी मतलब अब लोग पैसा ज्यादा होल्ड करना चाहेंगे बिकॉज उनके डेली के खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर मनी मार्केट में क्या हो रहा था कि मनी की डिमांड बढ़ रही थी उनकी इनकम के बढ़ने पे, और अगर उनको पैसा चाहिए तो पैसा आएगा बॉन्ड्स को सेल करने पे। तो बॉन्ड मार्केट में एक्सेस सप्लाई बढ़ रही थी बॉन्ड्स की, ये हमने किया था। बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ने से बॉन्ड्स का प्राइस कम हो रहा था, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहा था, ये हमने कर लिया था। नहीं पता तो दोबारा से वीडियो पीछे करके अभी देख लो, क्योंकि अब यहाँ पर वही चीज आ गई है दोबारा। देखो, जब तो मनी मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी तो बॉन्ड मार्केट में उसका ऑपोजिट सप्लाई ज्यादा होगी। अब सप्लाई के ज्यादा होने से मेरे बॉन्ड्स के प्राइसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज लोगों को पैसा होल्ड करना है तो वो मनी की, उसके लिए वो बॉन्ड की डिमांड करेंगे मनी में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब वो डिमांड ज्यादा करेंगे तो बॉन्ड मार्केट में भी बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ेगी, तो बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ने से बॉन्ड के प्राइसेस कम हो जाएंगे। किस चीज की अगर सप्लाई बढ़ती है तो उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं और इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा तो लोगों को पैसा होल्ड करना महंगा पड़ेगा, इसलिए मनी डिमांड कम हो जाएगी। वही चीज हमने दूसरी सिचुएशन में किया था कि जब तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो गया, मतलब पहले तो लोगों के पास पैसा, इनकम लोगों की इंक्रीज हो गई थी तो लोगों को पैसा चाहिए था, मनी डिमांड बढ़ गई थी। अब और सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में फिक्स था, तो पैसा जनरेट करने के लिए उनको अपने बॉन्ड सेल करने पड़ने थे। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है मनी मार्केट में, पहले से ही इकोनॉमी में पैसा है। तो if there is excess supply of money, now people have more money, now people will थोड़ा बहुत तो कैश में रख लेंगे ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, लेकिन बाकी का बचा हुआ पैसा वो कहाँ पर लगा देंगे, बॉन्ड मार्केट में। तो मतलब अब बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, बिकॉज द पीपल हैव मोर मनी टू स्पेंड, सो दे विल बाय बॉन्ड्स। तो जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा एंड मनी डिमांड बढ़ जाएगी। ये चीज नहीं समझ आई तो आप रिवाइंड कर लो वीडियो, तब आपको वो चीज समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है कि मनी को चूज करें कि इंटरेस्ट रेट को चूज करें। देखो, हमारी जो प्रीवियस अप्रोच है, जो हमारी ओल्ड अप्रोच है, वो तो यही कहती है कि मनी सप्लाई चूज करना है। तो मनी सप्लाई तो सेंट्रल बैंक ने पहले से ही चूज करके रखा हुआ है, वो तो फिक्स्ड है। तो हम पहले अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, हम मनी सप्लाई को मीडियम रख के इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कर रहे थे। इंटरेस्ट रेट कब डिटरमाइन होगा, ये थ्योरी कहती है कि मनी सप्लाई जब मनी डिमांड के इक्वल हो, जब मेरा मनी सप्लाई मनी डिमांड के इक्वल हो जाएगा, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होगा, ये मेरी पुरानी अप्रोच कहती थी। बट अब सेंट्रल बैंक क्या करता है इन रियलिटी, इंस्टेड ऑफ दिस, वो पहले ही इंटरेस्ट रेट चूज कर लेता है, देन उसके बाद वो मनी सप्लाई एडजस्ट करता है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि मनी सप्लाई पहले चूज किया जा रहा था कि मनी सप्लाई बढ़ाना है या कम करना है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिटरमाइन किया जा रहा था। यहाँ पर वो कह रहे पहले ही इंटरेस्ट रेट चूज कर लो, उसके बाद मनी सप्लाई एडजस्ट करो, तब भी आप सेम ही आउटकम पे अराइव करोगे।
तो रियलिटी में यही होता है, पहले इंटरेस्ट रेट चूज कर ले जाते हैं, देन एडजस्ट की जाती है। दोनों अप्रोचेस विल गिव यू द सेम आउटकम, इट्स जस्ट दैट कि रियलिटी में अब ये अप्रोच ज़्यादा यूज होती है, ये वाली। नेक्स्ट बात करते हैं मनी, बॉन्ड्स एंड अदर एसेट्स की। देखो, अभी के लिए हम फाइनेंशियल मार्केट्स पे सिर्फ मनी और बॉन्ड्स को ही यूज करते हैं। और भी तरीके के फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम यही दोनों अज्यूम कर रहे हैं, यही यूज करेंगे। हमने करा था कि बॉन्ड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और मनी सिर्फ 2 टाइप्स की होती है, दैट इज करेंसी दैट इज सप्लाइड बाय द सेंट्रल बैंक एंड द चेकेबल डिपॉजिट दैट इज सप्लाइड बाय द प्राइवेट बैंक्स। करेंसी हम क्यों बोल रहे हैं, हमने पहले बताया था कि हम मनी, सेंट्रल बैंक करेंसी या करेंसी तीनों एक ही चीज होती है। अभी हमने अज्यूम किया था इस सेक्शन में कि सेंट्रल बैंक्स मनी सप्लाई करती है, फिक्स्ड मनी सप्लाई, एंड हमने अभी मनी की फॉर्म में करेंसी की बात करी थी सिर्फ। हमने अज्यूम किया था कि चेकेबल डिपॉजिट्स एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन अगले सेक्शन में हम ये अज्यूम करेंगे कि ये दोनों चीज एग्जिस्ट करती है। फिर कैसे डिटरमाइन होता है इंटरेस्ट रेट, और उसके पहले हम समझेंगे कि व्हाट बैंक्स डू। तो मनी सिर्फ करेंसी इंक्लूड नहीं करती है, चेकेबल डिपॉजिट्स भी इंक्लूड करती है, राइट। सो सी इन लेटर चैप्टर्स हम ये चीज पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से रिप्लेस कर दिया गया है, वो ब्लैंचर्ड में किया जाएगा। लेकिन इस बुक में आपके पास अलग अलग ऑथर्स हैं, तो यू कैन इग्नोर दिस assumption for now. Just understand this, that we are using this only, and we are including now both in the next section, that is determining interest rate part 2. For that, firstly we'll understand what banks do. Okay, till then, bye bye.